हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ईएसआई यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ। तो गुप्त युग की शुरुआत किसने की थी? श्री गुप्त ने 275 एडी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय तीरंदाज ने 21वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत रिकॉर्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया? 21वीं एशियाई चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत रिकॉर्ड अपने नाम किया, वो कौन सी महिला खिलाड़ी थी? वो थी दीपिका कुमारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा वल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? हर्षवर्धन ने वल्लभी पर विजय प्राप्त किया था, इसकी सूचना हमें किस शिलालेख से मिलती है? तो वह है नौशासी ताम्र प्लेट। ठीक है। नौशासी ताम्र प्लेट से हमें यह पता चलता है कि हर्षवर्धन ने वल्लभी पर विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ह्वेन सांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया? ह्वेन सांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किसके शासनकाल में किया था? किसके शासनकाल में? पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था चीन से भारत? ये आया था हर्षवर्धन के दरबार में, लेकिन इन्होंने चालुक्य राज्य का भी दौरा किया और उस वक्त के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? तो बादामी के चालुक्यों के द्वारा मंदिर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया था? तो कौन सा विधि है वो है बेसर विधि। ठीक है। जनरली जो साउथ इंडिया का विधि है वो है द्रविड़ विधि, लेकिन बादामी के चालुक्यों के द्वारा बेसर विधि को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था? बैकुंठ पेरुमल मंदिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ये कहाँ स्थित है? ये कांचीपुर में स्थित है। और इसको किसके द्वारा बनवाया गया था? इसको नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटाबे राजपक्षे हाल ही में 3 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे थे? ठीक है, पहुंचे हैं नहीं पहुंचे थे। ठीक है। कौन है ये? गोटाबे राजपक्षे। अब इसको अभी आपको याद रखना है क्योंकि आप नाम में कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है। ये हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति जो नवंबर 2019 में नियुक्त हुए थे। ठीक है, निर्वाचित हुए थे, नियुक्त नहीं, निर्वाचित हुए थे। और वहाँ के पीएम कौन है? वो है महिंद्रा राजपक्षे। तो दोनों से आपको कंफ्यूज नहीं करना है, यह महिंद्रा राजपक्षे और यह है गोटाबे राजपक्षे। गोटाबे राजपक्षे हैं राष्ट्रपति और महिंद्रा राजपक्षे हैं वहाँ के पीएम। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? हाथी गुम्फा के शिलालेख किसको प्रमाणित करते हैं? यह है कलिंगराज खारवेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? यह था सामंत सेन। अगला क्वेश्चन है, ताकोल्लम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? तो ताकोल्लम का प्रसिद्ध लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 10वीं सदी का एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ। ठीक है, जो चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। तो आपको वही बताना है, इसमें विजयी कौन हुआ? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय और हारा चोल। चोल का कौन सा राजा हारा? ये हारा परांतक वन। ठीक है। और इस लड़ाई में परांतक वन का बेटा जिसका नाम था राजादित्य, ठीक है, राजादित्य, इसने चोल के सेना ने क्या बोलते हैं उसको, सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है। और लास्ट में वो हार गया जिसके कारण से परांतक वन की हार हुई और कृष्ण तृतीय की जीत हुई। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था? तो 2 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन में मर्ज किया हुआ है। ठीक है। शाहनामा का लेखक कौन है? यह है फिरदौसी। क्लियर है। और फिरदौसी किसका दरबारी कवि था? यह था मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया था या चौगान खेलते हुए, चौगान या पोलो खेलते हुए इनकी मौत हुई थी? तो वो कौन सा राजा है? वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? ये करवाया था राणा कुंभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? मदुरै की सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कौन था वो था जलालुद्दीन अहसान। कौन था? जलालुद्दीन अहसान, जिसने मदुरै की सल्तनत का स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बलबन का वास्तविक नाम था उलूग खां। क्या था? उलूग खां। अगला क्वेश्चन है, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? तो कौन सा वो मुगल शासक था जिसने तंबाकू की पहचान कराई? वो कौन सा शासक था? वो था जहांगीर। ठीक है। आपने एक सीरियल आता था अकबर वाला, एक सीरियल आता था, क्या नाम था उसका? जोधा अकबर। ठीक है।
उसमें आपने शायद देखा होगा, तो स्टोरी आपको पता होगा कि जहांगीर यानी ये जोधा का बेटा था, लेकिन ये अधिकतर टाइम जो इसने अपना बिताया बचपन का वो अपनी बड़ी माँ के साथ बिताया, ठीक है, जिसका नाम था रुकैया बेगम। तो रुकैया बेगम नशा करती थी और जहांगीर को भी वह नशा देती थी, ठीक है। तो उस नशा का वो इतना ज़्यादा आदी हो गया कि वह तंबाकू जैसे पदार्थों का सेवन करने लगा, और यह तंबाकू कहीं बाहर से आया हुआ था, ठीक है। और जहांगीर के टाइम में ही तंबाकू बहुत फेमस हुआ था, तो इसलिए आपको याद रखना है वह कौन सा मुगल शासक था जिसके टाइम में तंबाकू बहुत अधिक फेमस हुआ या तंबाकू की पहचान उसने कराई, वो है जहांगीर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जामोरीन कौन था? जल्दी से बताओ। देखो स्टोरी मैंने आपको इसका बताया हुआ है, जल्दी बताओ जामोरीन कौन था। अगर आपको याद है मेरा बताया हुआ स्टोरी तो जल्दी से बताओ जामोरीन कौन था। तो जामोरिन कौन था? यह था कालीकट का हिंदू शासक। अब कहाँ से रिलेटेड है ये? जब वास्को डिगामा भारत आया था सबसे पहले वो कालीकट में आया, और कालीकट में उसका एक हिंदू राजा ने बहुत ही भव्य स्वागत किया। तो वो हिंदू राजा कौन था? वो था जामोरिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? तो शिवाजी के धार्मिक गुरु के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो गुरु रामदास जाने जाते हैं शिवाजी के धार्मिक गुरु के रूप में। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध विद्या को किसने फॉलो किया? ये था बाजीराव प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? देखो मैंने बताया था कि औरंगजेब और जहांगीर इन दोनों ने दो गुरुओं को फांसी दिया था, उसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो जहांगीर ने किसको दिया था? अर्जुन देव को, और औरंगजेब ने किसको दिया था? गुरु तेग बहादुर को, ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको याद रखना है दोनों। अगला क्वेश्चन है, आलवार कौन थे? आलवार किस भगवान के उपासक को माना जाता था, या कौन थे वो? कौन थे आलवार? तो आलवार थे वैष्णव संत, ठीक है। नैनार और अलवार, ये दो टर्म आपको याद रखना है, नैनार और अलवार। नैनार कौन है? अगर कंफ्यूजन होता है तो याद रखो, नयन, नयन यानी नेत्र, तो त्रिनेत्र के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं शिव जी। तो नैनार से याद रखना नयन, नयन से याद रखना शिव जी। तो नैनार शिव भक्त को माना जाता है, और अलवार वैष्णव भक्त को या वैष्णव संत को। अगला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? आसान सा क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने आपको बताया कौन सा वो है कालीकट, ठीक है, जहाँ का राजा जामोरिन था। अगला क्वेश्चन है, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया है? तो अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, ये मैंने पहले भी आपको बताया। अब आपको ये बताना है कि किसने अंकोर वाट का निर्माण किया है। तो कौन सा राजा है वो राजा है सूर्यवर्मन द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? ये था चिनक्लीज खां। क्या था निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम? चिनक्लीज खां। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन एक क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो बचत के फील्ड में सबसे अधिक योगदान कौन करता है? कौन सा क्षेत्र है वो? बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और निजी कॉरपोरेट क्षेत्र। तो ये है घरेलू क्षेत्र, ठीक है। सबसे भारत में अगर हम लोग देखें तो सबसे अधिक बचत का जो क्षेत्र है वो घरेलू क्षेत्र ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि पूंजी स्टॉक अस्थाई है तो मूल्यह्रास डैश होगा? अगर पूंजी स्टॉक अस्थाई है तो मूल्यह्रास कैसा होगा? तो मूल्यह्रास शून्य होगा, ठीक है। देखो मूल्यह्रास तभी होगा अगर पूंजी स्टॉक वोलेटाइल है, अगर वह स्टेबल है तो मूल्यह्रास शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वृद्धि की हिंदू दर पद किसने बनाया था? वृद्धि की हिंदू दर का पद किसके द्वारा दिया गया है? किसके द्वारा? राजकृष्णन के द्वारा दिया गया था ये ये पद। क्या है नाम, क्या है टर्म का नाम? हिंदू वृद्धि दर। क्या है? हिंदू वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। वर्ल्ड बैंक को हम लोग किसी और नाम से पुकार सकते हैं, किस नाम से? तो वह है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? एक वर्ष का राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक के द्वारा करती है? ये करती है वित्त विधेयक के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया था? प्रोफेसर अमर्त्य सेन यह एक अर्थशास्त्री थे और इनको किस चीज़ के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इनको मिला था कल्याण अर्थशास्त्र यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉलर के सापेक्ष रुपये का विनिमय दर में वृद्धि से निम्न में से कौन सा वर्ग लाभान्वित होगा? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, अगर डॉलर के रेस्पेक्ट में हमारे करेंसी का एक्सचेंज वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक है, गिर नहीं जाता है, बढ़ जाता है, तो किस वर्ग को सबसे अधिक बेनिफिट होगा? जल्दी बताओ, किस वर्ग को सबसे अधिक बेनिफिट होगा? या तो इंपोर्ट करने वाला यानी आयातक या निर्यातक, या दोनों, या इनमें से किसी को नहीं। सबसे अधिक बेनिफिट होगा आयातक को। ठीक है, डॉलर के रेस्पेक्ट में अगर एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ जाता है, तो मैंने पहले बताया था एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक डॉलर का अगर आप 70 रुपये अभी दे रहे हो, तो $1 के बदले में आपको 70 रुपये नहीं 60 रुपये देने हैं। ठीक है, तो अगर 60 रुपये दे रहे हो और पहले आप 70 रुपये दे रहे थे यही सेम सामान के लिए जो $1 का, मान लो एक टॉफ़ी है $1 का अमेरिका में मिल रहा है, तो फायदा किसको होगा? जो आयात कर रहा है। अब जो एक्सपोर्ट कर रहा है यानी निर्यात कर रहा है, उसको तो पहले 70 मिल रहा था और अब 60 मिल रहा है, यानी उसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, आपको ये समझना है, रटना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? भारत में जनरली जो बेरोजगारी है वह किस तरह की बेरोजगारी है? तो वह संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब भी मुद्रास्फीति होती है तो एक ये सबसे बड़ा जो स्टेप लिया जाता है वह है मुद्रा की पूर्ति को कम करना। ठीक है, तो इस स्टेप को किसके अंडर में यानी किस कैटेगरी के अंदर में रखा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? जल्दी बताओ। इसको कहा जाता है विस्फीति या डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, इसको कहा जाता है विस्फीति या डिसइन्फ्लेशन। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौते के अनुसार भारतीय पेटेंट अधिनियम 1999 में संशोधित किया गया था। वह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? यानी भारतीय पेटेंट अधिनियम में 1999 में एक संशोधन हुआ था, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है कि भारतीय पेटेंट अधिनियम एक्चुअल में लागू कब हुआ था। कब हुआ था ये लागू हुआ था 1970 में, जिसमें संशोधन 1999 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में ₹1 के नोट तथा सिक्के और छोटे सिक्के जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? किसके द्वारा? ₹1 के नोट या सिक्के या इससे छोटे जितने भी सिक्के हैं वह कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? वह भारतीय सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, RBI के द्वारा नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस चीज पर निर्भर करता है? किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण कुल बचत पर निर्भर करता है। अगर बचत हो रहा है तो ही पूंजी का निर्माण होगा, नहीं तो पूंजी का निर्माण नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? यह एक वैधानिक अधिकार है, याद रखना। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 301 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो एक मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है वह कौन सा है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो क्लियर है, अभिव्यक्ति का अधिकार उनको नहीं है। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी नागरिकों को नहीं है, और रेस्ट तीनों जो आपको ऑप्शन में है ये है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। कोई भी लोकसभा अध्यक्ष है, उनके कार्यकाल के समाप्ति से पहले उनको किस तरह से हटा सकते हैं? तो उनको एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। कहाँ? तो लोकसभा में। यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि हम लोगों को लोकसभा का जो अध्यक्ष उसको हटाना है, तो वो हट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण हेतु सिफारिश देने के लिए 6ठे वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 6ठा वेतन आयोग और 7वां वेतन आयोग अभी भी आपसे पूछा जाता है। तो 6ठा वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था BN कृष्णा। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे अशोक माथुर। ठीक है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष थे अशोक माथुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? इन चारों ऑप्शन में से क्या है? वह है संप्रभुता या सॉवरेनिटी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो हमारे संविधान के प्रथम अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? क्या भारत क्या है? भारत एक राज्यों का यूनियन या राज्यों का संघ है।
ठीक है, इसको समूह से कंफ्यूज मत करना, जो लिखा हुआ है आपको वही बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? तो पहली लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? ये हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत भारत में पहला लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दमन और दीव, ठीक है, दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे? जल्दी बताओ, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे? तो ये टोटल 8। अभी आपको पता है कि टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म हो गया, तो वह बन गया केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 2 केंद्र शासित प्रदेश वहाँ से आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख आया था, ठीक है। तो टोटल मिलाकर हो गया था 9, 7 पहले से थे, 2 9 हो गया था। लेकिन अब इसलिए मैं बोलता हूँ करंट अफेयर से अपडेटेड रहो, ठीक है। तो अब नवंबर में ऐसा न्यूज़ आया था कि दमन दीव और दादर और नागर हवेली को एक कर दिया जाएगा, एकीकृत कर दिया जाएगा। इस पर बिल भी पास हो चुका है, ठीक है। तो ये जब एकीकृत हो जाएगा तो इसके बाद टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश बचेंगे वो हो जाएंगे 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की कुंजी कहलाता है? संविधान की कुंजी कौन सा भाग कहलाता है? इसमें बहुत सारे बच्चे गलत आंसर मारते हैं, ठीक है। वो संवैधानिक उपचार का अधिकार नहीं होगा, ये होगा उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल, ठीक है। इसको संविधान की कुंजी कही जाती है और संविधान का संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है उसको आत्मा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? यह किस अनुच्छेद के तहत यह पावर मिला हुआ है? यह है अनुच्छेद 111, ठीक है, जिसको हम लोग वीटो पावर भी बोलते हैं राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है? इसका आशय क्या है? भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है वह एक अभिलेखीय न्यायालय है। इसका मतलब क्या है? जल्दी से सारे ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर करो, जल्दी पढ़ो। तो आपका सही आंसर है वो है बी, ठीक है। इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब यही हुआ। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी आदेश देगी, ठीक है, वह एक तरह का कानून बन जाता है और उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। फर्दर जो भी निचले जो भी कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो सभी उसको साक्ष्य मानकर आदेश जारी कर सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट पर कोई सवाल नहीं उठाएगा, वह एक अभिलेख बन जाता है उसका हर एक न्याय। क्लियर है? इसका मतलब आपका यही हुआ। अगला क्वेश्चन है, हम न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की व्यवस्था रखते हैं कहाँ, किस देश में? वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा देश है जहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का व्यवस्था है? कौन सा देश है वो देश है भारत और यूएसए दोनों में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकारियता आयोग गठित किया गया। सरकारिया आयोग है ये, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग है। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किस चीज़ की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था? सरकारिया आयोग का गठन संघ और राज्यों के मध्य संबंधों को देखने के लिए या उसकी समीक्षा करने के लिए गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति किनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति, जल्दी बताओ, क्या निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है वही होता है या संसद के दोनों सदनों का सभी सदस्य? तो आपका सही आंसर है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य के द्वारा भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद क्या है? उपराष्ट्रपति का अनुच्छेद है 63, ठीक है, यह भी याद रखना। और राष्ट्रपति का 52 और प्राइम मिनिस्टर का 74, ठीक है। 2 3 4 कुछ अगर आइडिया लगा सकते हो लगा के याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है? तो 4 ऑप्शंस में से जल्दी से बताओ नियत लागत कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखो, पहला है प्रशासनिक स्टाफ का वेतन, ठीक है, फैक्ट्री भवन का किराया, संपत्ति कर और विद्युत प्रभार। देखो, जो भी वेतन है वो तो नियत रहे यानी फिक्स्ड है, ठीक है। किराया भी फिक्स्ड होता है, संपत्ति पर आपके पास जितना संपत्ति है उस पर टैक्स भी फिक्स है, ठीक है। लेकिन विद्युत प्रभार ये फिक्स नहीं होता है, ये जिस तरह से आपका यूज होगा उस हिसाब से आपका ये बढ़ता घटता रहेगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अर्थशास्त्र में आर्थिक कार्यकलाप नहीं है? यानी
एक ऐसा कार्यकलाप, एक ऐसा काम जो सोर्स ऑफ इनकम हम नहीं बोल सकते हैं, जिसको हम लोग सोर्स ऑफ इनकम नहीं बोल सकते हैं। क्या है वो? पहला आपका अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कॉलेज में बढ़ाया नहीं है, ये पढ़ाया जाना, ठीक है। दूसरा है अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कोचिंग संस्थान में पढ़ाया जाना। तीसरा है अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाया जाना। तो आपका सही आंसर है अध्यापक द्वारा घर में अपनी पुत्री को पढ़ाया जाना। अध्यापक अगर घर में अपनी पुत्री को पढ़ाते हैं तो वह एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वह बस अपने पुत्री को पढ़ा रहे हैं, उससे कोई इनकम जनरेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो ये होता है स्पीकर का। गलती से भी इसमें राष्ट्रपति आप नहीं मारना। अगला क्वेश्चन है मांग लोच किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा की किसके प्रति अनुक्रियाशीलता को मापती है? मांग का लोच यानी मांग का जो भी इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, वह वस्तु की डिमांड जो भी होती है उसके किस मात्रा के प्रति रिस्पॉन्सिव है। तो चारों ऑप्शन को पढ़ो, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा आपका सही आंसर। तो आपका सही आंसर होगा वस्तु की कीमत में परिवर्तन, ठीक है। जो डिमांड होता है वह वस्तु के कीमत पर निर्भर करता है। वस्तु के कीमत में अगर परिवर्तन हो रहा है तो डिमांड का इलास्टिसिटी डिफर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? उपभोग फलन हो गया आपका कंजम्पशन फंक्शन जो है, ठीक है, कंज्यूम जो आप चीजों को करते हो किस चीज के साथ डिफर करता है? तो वह आपके आय के साथ डिफर करता है, ठीक है। अगर आप लोगों का आय कम है तो उपभोग की गई वस्तुओं की सूची जो है वो अलग होगी। जैसे ही आपका आय बढ़ेगा उपभोग आप अलग तरह की चीज़ों को करने लगोगे। जैसे आपका अगर कम इनकम है तो आप टीवी देखोगे, ज़्यादा इनकम है तो आप प्लाज्मा देखोगे, एलईडी देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो आपका चेंज हुआ ना, ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? जल्दी बताओ। मिश्रित अर्थव्यवस्था यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय का नियंत्रण रखता है? तो संसद जो है, हमारा पार्लियामेंट जो है, वह किसके मदद से सार्वजनिक व्यय यानी पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स जो भी है, ठीक है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते हैं इसको, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी है उस पर कंट्रोल रखती है, उस पर नियंत्रण रखती है। किसके माध्यम से? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका काम होता है जो भी खर्च हो रहे हैं उसको ऑडिट करना। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? हर्षवर्धन के राजकवि थे बाणभट्ट। आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। गलती से भी यहाँ पे राज्यपाल नहीं मारोगे। अगर मुख्य न्यायाधीश होता तो आपका आंसर होता राज्यपाल, लेकिन अदर जो भी न्यायाधीश हैं उनको वहां का चीफ जस्टिस जो है उस हाईकोर्ट का, वही दिलवाते हैं शपथ। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? फ्रांसीसी क्रांति ने क्या नारा दिया था? जल्दी बताओ। फ्रांसीसी क्रांति ने क्या नारा दिया था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। और फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था? कोई मुझे कमेंट में जल्दी से बताओ फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 आप पढ़ते हो, ठीक है। 1789 से 1799 तक ये युद्ध चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी करते हैं? किसके लिखित सिफारिश पर आपात स्थिति की उद्घोषणा करते हैं राष्ट्रपति? तो कौन है वो है ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्यों, उनके लिखित सिफारिश पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित की जोड़ी बनाएं, यानी दिया हुआ है आपको एक साइड नदी और दूसरे साइड दिया हुआ है नगर, यानी किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है आपको ये मैच करना है। पहला है गोमती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी, ठीक है। दूसरे साइड में है आपका गुवाहाटी, राजमुंद्री, तिरुचिरापल्ली और लखनऊ। अब मैच करके बताओ किस नदी के किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है, जल्दी से मैच करो। तो चलो देखो, एक तरफ से हम लोग करते हैं, गोमती के किनारे बसा हुआ है लखनऊ, ठीक है। ब्रह्मपुत्र अब जानते हो असम, यानी गुवाहाटी हो जाएगी, गुवाहाटी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के पास, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपका है गोदावरी, गोदावरी के निकट राजमुंद्री बसा हुआ है। और कावेरी बच गया आपका, तो कावेरी के पास तिरुचिरापल्ली बसा हुआ है, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? जैसे देखो एबीसीडी में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो देखो, सही आंसर है इसका केंचुआ, ठीक है, याद रखना। उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? उभयलिंगी का मतलब होता है एक ऐसा जीव जिसमें मादा का भी ऑर्गन हो और पुरुष का भी ऑर्गन हो, ठीक है। यानी फीमेल ऑर्गन भी हो और मेल ऑर्गन भी हो, यानी उसमें दोनों ऑर्गन प्रेजेंट रहते हैं, तो उनको हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, एक ऐसा पशु जो है तो उभयलिंगी, यानी कि मादा और नर दोनों चीजें उसके पास है, ठीक है, लेकिन
पर निषेचन, यानी उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वह किसी और के मदद से होता है। अब ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टिंग फैक्टर है ना, अगर एक जीव के पास दोनों चीज अवेलेबल है तो फिर फर्टिलाइजेशन करने के लिए उसको दूसरा जीव क्यों चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है। तो ये एक खास इसका लक्षण है केंचुआ का, इसमें जरूर दोनों चीजें अवेलेबल होती है, पर निषेचन के टाइम में निषेचन के लिए इसको किसी और जीव के संपर्क में आना होता है। तो ठीक है, ये केंचुआ का बहुत ही खास इंपॉर्टेंट लक्षण है, तो याद रखना इसका आंसर होगा केंचुआ। अगला क्वेश्चन है, ब्लबर क्या होता है? ब्लबर क्या होता है, जल्दी बताओ। अगर आपने कहीं पढ़ा है ब्लबर क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ब्लबर क्या होता है? तो ब्लबर संग वसा की परत है एक, ठीक है। एक्चुअली में ये ब्लबर है क्या? ब्लबर है फैट टिश्यूज का एक लेयर, ठीक है, यानी फैट वाली वसा वाली टिश्यूज का एक लेयर है, ठीक है। और ये जनरली आपके जो भी मैरीन एनिमल है, जैसे आपका व्हेल हो गया, जो भी मछली वगैरह बड़े बड़े मछलियां सब है, मैरीन एनिमल जो भी है उनमें ये जनरली पाया जाता है। उनके स्किन के अंदर एक लेयर रहता है फैट, उससे हम लोग ऑयल भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिश ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो, ठीक है। इसको हम लोग, इस ब्लवर को हम लोग और नाम से जानते हैं, एडिपोज टिश्यूज। क्या है? एडिपोज टिश्यूज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में मुझे नहीं पता, ठीक है। एडिपोज टिश्यूज, ये याद रखना। ये क्या है? यह है ब्लवर, और ये क्या होता है? मैरीन एनिमल के स्किन के नीचे एक लेयर होता है फैट का। अगला क्वेश्चन है, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कोडोन, ठीक है। और डीएनए आपको पता है कि डीएनए में जो भी प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह पाए जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो बंडल्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसी का बेसिक यूनिट जो है, ठीक है, उस बंडल्स का, तो उसको हम लोग कोडोन कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग दूसरे नाम से भी पढ़ोगे कहीं, ठीक है, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। उसके जो बंडल्स बने होते हैं उसका जो कोड क्या होता है वो ट्राई न्यूक्लियोटाइड का होता है, उसी को हम लोग कोडोन कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन, तो आप सभी को पता होगा कि बी और सी छोड़कर जो भी विटामिन है वो सभी वसा में घुलनशील है, और बी और सी वाटर में घुलनशील है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कौन कौन सा विटामिन है, इसका दिया हुआ है आपका साइंटिफिक नेम, ठीक है। टोकोफेरॉल, नियासिन और साइनोकोबालामिन। नियासिन होता है B3, तो ये आपका खत्म हो गया। दूसरा है कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल क्या होता है? कैल्सीफेरॉल आपका होता है विटामिन डी। कैरोटीन ये आपका होता है विटामिन ए। विटामिन ए जानते हो रेटिनॉल होता है, ठीक है, लेकिन कैरोटीन भी बोलते हैं उसको, क्योंकि कैरोटीन को ही कन्वर्ट करके विटामिन ए बनाया जाता है हमारे शरीर में, बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करके, तो इसको आप विटामिन ए मान सकते हो। टोकोफेरॉल यह है विटामिन ई, यानी आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट के लार्वा से होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था? तो वो कौन सा सत्र था? वो था लाहौर सत्र, ठीक है, और ये हुआ था 1929 ईस्वी में, और जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के समाधान और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी शिकायतें हैं कर्मचारियों की उसको त्वरित समाधान उसका किया जाए और जमीनी स्तर पर श्रम कानूनों को प्रभावी बनाया जाए। इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका नाम है संतुष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरल रीफ को प्रदूषित होने से बचाने के लिए देश में सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? जल्दी बताओ कौन सा देश है वो देश है पलाऊ, ठीक है। गैस देखो, करंट अफेयर्स को मैं बार बार बोलता हूँ, पर डे पढ़ो और अच्छी तरह से पढ़ो। करंट अफेयर्स अगर छूट गया तो फिर बाद में आप बहुत पछताओगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है, यानी कौन सा गलत जोड़ा बनाया हुआ है ये आपको देखना है और फिर उसको निकालना है बाहर। बाबर बनाम संग्राम सिंह, शेरशाह बनाम हुमायूं, चंगेज खां बनाम अलाउद्दीन खिलजी और अकबर बनाम हेमू। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि किसका लड़ाई किसके साथ हुआ है। अब आपको ये सब पता है कि नहीं पता है, पर 3 दिनों से मैं डेली बता रहा हूँ चंगेज खां किसके काल में आया था, चंगेज खां का लड़ाई किसके साथ हुआ था? ये हुआ था इल्तुतमिश के साथ। तो अगर अब भी आपको ये याद नहीं है तो फिर आपसे गया गुजरा स्टूडेंट कोई नहीं होगा, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगता है तो लगने दो, अगर आपको अभी भी याद नहीं हुआ है तो आप बहुत नीचे हो पढ़ाई में से, इसलिए बुरा लगना चाहिए आपको इस बात पर। अगला क्वेश्चन है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? क्या बोला जा रहा है कि पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को, यानी 2 पर्वत है, बीच में जो जगह बच जाता है, ठीक है, बाद में वो रास्ता बन जाता है, तो उसको हम लोग दर्रा बोलते हैं, यानी पास बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, झूम कृषि कहाँ पर की जाती है? तो झूम कृषि के लिए असम फेमस है, और जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे ये चीज़ फेमस है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? फ्रंटल वर्षा
किस कारण से होती है? जल्दी बताओ किस कारण से होती है? तो वह होता है चक्रवातीय गतिविधियों के कारण। अगला क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? ये स्थित है बंगाल की खाड़ी और मन्नार के खाड़ी के बीच। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्लोरोफॉर्म आपने बहुत बार इसके बारे में पढ़ा है। अब आपको सारा चीज एक साथ दिया हुआ है और बताओ इसमें से कौन सा दो स्टेटमेंट ऐसा है जो सही है। पहला आपका ये द्रव ईंधन है, दूसरा है ये संवेदना हारक है यानी निश्चेतक है यानी आपको बेहोश करने वाला चीज है। तीसरा है फॉस्जिन उत्पन्न करता है, क्या ये फॉस्जिन से उत्पन्न होता है? और चौथा है आपका अग्निशामक है, क्या ये अग्निशामक है? इन चारों में से जल्दी बताओ कौन सा दो ऑप्शन ऐसा है जो सही है? तो आपका सही क्या हो जाएगा? यह बेहोश करने वाला चीज है, ठीक है, और दूसरा यह फॉस्जिन द्वारा उत्पन्न होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और रेस्ट गलत है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है? ऑक्सीजन किस पद्धति से तैयार नहीं की जाती है ये आपको बताना है। कौन सा वो पद्धति है? इसमें से आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले जल का विद्युत अपघटन, यानी जल को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करते हो जल के साथ तो क्या आपको ऑक्सीजन मिलता है? तो हाँ मिलता है, ठीक है। दूसरा है द्रव वायु का प्रभाजी आसवन, यानी लिक्विड एयर का अगर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो क्या आपको ऑक्सीजन मिलेगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। ये जो द्रव वायु है यानी लिक्विड एयर है, इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको हम लोग O2 या N2 के प्रोड्यूसर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। इससे आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलते हैं। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में? उसमें एक एक लेयर बनाकर सब अलग अलग, जिसका भी बोल सकते हो ना मेल्टिंग पॉइंट, जैसे आप कुछ भी अगर यूज करते हो, जैसे हम लोग पेट्रोल को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही सेपरेट कर पाते हैं। कैसे? कि जिसका जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट नहीं बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, उस हिसाब से वो बॉयल होकर वेपर बनते जाता है। तो वहां पे आसान हो जाता है, जो भी आपको सेपरेट करना है उसको उस टेम्परेचर पर ले जाकर आप कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी ये भी आपका सही होगा। तीसरा है आपका पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन, यानी जब पोटेशियम परमैंगनेट को आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। तो हाँ आपको मिलेगा, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट जैसे KMnO4 होता है, ठीक है, तो इसको जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। चौथा है आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के वियोजन से आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है? मिश्र धातु यानी एलॉय, ठीक है, इन चारों में से क्या मिश्र धातुओं की विशेषता कभी नहीं हो सकती है? यौगिक मिश्रण, विलयन या समघात निकाय या होमोजेनियस सिस्टम। देखो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा यौगिक, क्योंकि आपको पता है मिश्र धातु यानी दो धातुओं के मिलन से जो मिक्सर बनता है उसको हम लोग मिश्र धातु बोलते हैं। तो वो एक तरह का मिक्सर हो सकता है, ठीक है। लेकिन यौगिक यानी कंपाउंड क्या होता है? दो एलिमेंट के मिलने से जब एक प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसको हम लोग यौगिक या कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे दो एलिमेंट मिल रहा है और मिश्र धातु में दो कंपाउंड, अलग अलग कंपाउंड या दो अलग अलग धातुएं मिलती है, तो ये दोनों समान लक्षण का कभी नहीं हो सकता है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? जल में क्या मिलाओगे ताकि उसका अस्थायी कठोरता समाप्त हो जाए? तो अस्थायी कठोरता जो होती है वो किसके कारण से होती है? तो देखो, अगर जल में क्लोराइड नाइट्रेट या सल्फेट, किसका? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम का। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड, नाइट्रेट या सल्फेट जल में मिश्रित है तो वह हो जाएगा परमानेंट हार्डनेस उसका, यानी अस्थायी कठोरता का कारण। अगर इसको हटाना है तो उसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं तो फिर वह खत्म हो जाता है क्या चीज? तो उसका परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? विश्वव्यापी तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या एक संभावना हो सकती है आगे चल के? समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फसल के स्वरूप में परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है, अगर गर्मी बहुत तेज हो जाएगा पूरे वर्ल्ड के लेवल पे, और ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि बढ़ते जा रहा है, तो इसके कारण से फसल के स्वरूप में भी परिवर्तन आएगा। तट रेखा में परिवर्तन, पानी बढ़ जाएगा, समुद्र में, नदी में, हर जगह पानी बढ़ जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा? तट रेखा में भी परिवर्तन आएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है, यानी एग लेइंग मैमल कौन सा है? यहाँ पे देखो, दो नामों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, हिंदी में है कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो आपका सही आंसर जो है वह हो जाएगा कंटीला चटीखोर, ठीक है। इंग्लिश में इसको डकबिल प्लेटिपस बोलते हैं, उसी का ये हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी में मुझे कन्फ्यूजन, मुझे क्या, सबको होगा ये नाम देखकर, तो आप इंग्लिश में याद रखा करो। कन्फ्यूजन जहाँ हो आप इंग्लिश में चेंज करके देख लिया करो लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है?
ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? यानी आप जानते हो एसी और डीसी, यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। एसी में ट्रांसफार्मर काम करता है या डीसी में काम करता है? किस में ट्रांसफार्मर काम करता है? ट्रांसफार्मर केवल एसी में काम करता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला विश्व का 7वां बल्लेबाज बना? तो विश्व का 7वां बल्लेबाज कौन बना एक ओवर में 6 छक्का मारने वाला? वो कौन है? वो है लियो कार्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष संपर्क के बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। बिना संपर्क किए दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहते हैं? यहाँ पे 2 ऑप्शन है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, एक है सुदूर संवेदन और एक है सुदूर अभिगमन। 2 तो आपका ऐसा ऑप्शन है, बी और डी, तो ये होगा नहीं। ठीक है, इस दोनों में बताओ कौन सा होगा। देखो, सुदूर संवेदन हो गया रिमोट सेंसिंग और सुदूर अभिगमन हो गया रिमोट एक्सेसिंग। तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा रिमोट सेंसिंग। यहाँ पे दिया हुआ है सूचना एकत्र करना, उसको एक्सेस करना नहीं। एक्सेस करने का मतलब होता है उसके साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो। ठीक है, ये जनरली कंप्यूटर्स वगैरह के लिए यूज किया जाता है कि आप इंटरनेट की मदद से इस कंप्यूटर में दूर बैठकर एक्सेस कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं रिमोट एक्सेसिंग। ठीक है, और यहाँ पे सूचना एकत्र करना है तो इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, जो जनरली सैटेलाइट्स वगैरह की मदद से किया जाता है पृथ्वी पर। आप जानते हो सैटेलाइट की मदद से जानकारी रखने के लिए और निगरानी रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेज वगैरह लेते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रिमोट सेंसिंग। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है? ईएनटी डॉक्टर आपका जो कान नाक का डॉक्टर होता है। ठीक है, ईएनटी क्या हो गया? ईयर, नोज और थ्रोट। तो इस डॉक्टर के पास जो हेड मिरर होता है वह किस तरह का होता है? जल्दी बताओ किस तरह का होता है? तो ये होता है आपका अवतल। ठीक है, ताकि जो अंदर वाला छोटा सा एक पार्ट है उसको हम लोग बड़े रूप में देख पाए। अगला क्वेश्चन है, डैश उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्कों को जोड़ता है। तो शहर या नगर जहां पे भी आए आपका आंसर हो जाएगा मैन। ठीक है, मैन, वैन, लैन जानते हो लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, टेन होता है टेनी एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा पूरे शहर को जोड़ना है तो आप मैन यूज करोगे। छोटे से बिल्डिंग में से या किसी एक सोसाइटी में अगर करना है तो आपका लैन यूज करते हो। पूरी दुनिया में यूज करना है तो वैन यूज करते हो। ठीक है, और टेन क्या हो गया? ये छोटा सा आप बोल सकते हो एक कंपाउंड है। ठीक है, बहुत सारे मान लो जब यूनिवर्सिटीज वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे हम लोग टेन वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है पीडीए का फुल फॉर्म? ये होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। क्या होता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? भारत रत्न का डिजाइन, भारत रत्न आपने देखा होगा किस तरह के उसमें पत्ते बने होते हैं? जल्दी बताओ कौन सा पत्ता होता है? ये होता है पीपल के वृक्ष का पत्ता। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम परिणाम के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात सबसे कम है? तो बाल लिंग अनुपात सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ था? वो था हरियाणा में। और सबसे अधिक कहाँ था? ये था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक जो था वह कितना था? वह था शायद जहाँ तक मुझे याद है 972। ठीक है, ये था सबसे अधिक। और हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात था, ये था 834। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में किस नाम से एक मोबाइल ऐप जारी किया है जिसकी मदद से दृष्टिबाधित लोग भी करेंसी नोट का मूल्य जान सकेंगे? तो उस ऐप का नाम है मनी ऐप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? यानी आपका नाम गार्डन है लेकिन वो गार्डन है नहीं। हैंगिंग गार्डन, ईडन गार्डन, वृंदावन गार्डन्स और खुसरो गार्डन्स। तो इसमें से कौन सा एक गार्डन नहीं है? तो ईडन गार्डन, ये एक कोलकाता स्थित एक प्लेग्राउंड है। ठीक है, क्रिकेट का। ठीक है, और यह एक गार्डन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द ओडेसिटी ऑफ होप। द ओडेसिटी ऑफ होप बुक किसने लिखा है? ये लिखा गया है बराक ओबामा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इसरो किसका संक्षिप्त रूप है? यानी इसरो का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? तो ऑप्शन थोड़ा सा लेंदी है, जल्दी जल्दी पढ़ो क्या है। पहला ऑप्शन है वनोन्मूलन, दूसरा है संवर्धित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करना, तीसरा है कीटनाशी और पीड़कनाशी का प्रयोग, और चौथा है जीवों की सापेक्ष संख्या में सूक्ष्म संतुलन को समझना। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगर मनुष्य जीवों की सापेक्ष संख्या और उसके सूक्ष्म संतुलन को समझ ले तो यह पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख पाएगा। अगला क्वेश्चन है, धूम कोहरा किसके संयोजन से बनता है? धूम कोहरा यानी स्मॉग किसके संयोजन से बनता है? ये बनता है धुआं और कोहरे के संयोजन से।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 92वें ऑस्कर अवार्ड्स के नामांकन चुने जाने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म की श्रेणी में शामिल किया गया है? यानी किस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म के नॉमिनेशन में शामिल किया गया है? इसमें से, इन चारों में से ये आपका द लास्ट कलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? बावड़ियों के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन का आंसर तो आप बाद में करोगे, सबसे पहले आपको क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन समझो, ये बावड़ी है क्या? ये बावड़ी कहते हैं स्टेप वेल्स को। किसको कहते हैं? स्टेप वेल्स इसका इंग्लिश में होता है। हिंदी में समझो आप क्या होता है, कुएं में आप देखोगे बहुत जगह आपको मिलेगा जहां पे सीढ़ी बनाया हुआ होता है उतरने के लिए नीचे। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में स्टेप वेल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टेप वेल्स, यानी वैसा कुआं जिसमें स्टेप्स बना हुआ है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बावड़ी। तो अब आपको समझ में आया। अब बताओ किस राज्य में बावड़ियों की संख्या सबसे अधिक है या बावड़ियों के लिए वो प्रसिद्ध है? वो राज्य भारत में गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय उत्तर ध्रुव अभियान किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो पहला आर्कटिक अभियान किस वर्ष चलाया गया था भारत के द्वारा? यह 2007 में। ठीक है, आर्कटिक का अगर बात करें तो 2007 में ये अभियान चालू हुआ और 2008 में भारत ने अपना पहला जो केंद्र है वो स्थापित किया हिमाद्री के नाम से। याद रखना, ये मैं आर्कटिक का बता रहा हूँ यानी नॉर्थ पोल का बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर साउथ पोल का बात करें यानी अंटार्कटिका का बात करें तो इसका अभियान जो पहली बार चलाया गया था वो था 1981। ठीक है, और फिर आगे चल के 1983 ईस्वी में पहला जो केंद्र है अपना वो स्थापित किया गया जिसका नाम था दक्षिणी गंगोत्री। और फिर जाके 83 में ये किया गया, 89 में दूसरा केंद्र स्थापित किया गया जिसका नाम था मैत्री। तो आपने अभी 3 नाम पढ़ा। क्या क्या नाम पढ़ा? सबसे पहला नाम हिमाद्री आपने पढ़ा, फिर दक्षिण गंगोत्री पढ़ा और फिर मैत्री पढ़ा। तो हिमाद्री आपका नॉर्थ पोल पे है, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री ये साउथ पोल पे है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इंदिरा गांधी नहर के बारे में आप जानते हो, ये इंदिरा गांधी नहर जो है इसको राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है और यह राजस्थान में है। सतलज नदी से इसको पानी मिलता है, सतलज, ब्यास और रावी नदी तीनों से, लेकिन जनरली आप सतलज पढ़ते हो। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि इसका जनक किसको माना जाता है, यानी किसने इसको डिजाइन किया था, किसने इसको दिया। तो कौन है वो है कंवर सेन। कौन है? कंवर सेन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के जनक के रूप में कंवर सेन को जाना जाता है। ठीक है, और आज के सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में संगाई उत्सव मनाया जाता है? संगाई उत्सव नीचे से थोड़ा सा कट गया लेकिन आप लोग पढ़ लोगे इसको। ठीक है, संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसमें से किस राज्य में संगाई उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। ठीक है, तो क्या गाइस, तो ये था आज का आपको टॉप 100 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको आज का भी सेट पर डे की तरह अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो यार लाइक कर दो। बार बार मुझे बोलना क्यों पड़ता है? फिर ये काम तो आपका है, मैं नहीं भी बोलूंगा फिर भी आप करोगे, मैं बोलूंगा नहीं करना होगा तो फिर भी नहीं करोगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है यार, आप लोग पढ़ो मन लगा के। ये सब करना है तो आपका मर्जी, नहीं करना है तो भी आपका मर्जी, लेकिन पढ़ो मन लगा के। आपको सिलेक्शन हर हालत में लेना है। ठीक है, चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।